सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सुधांशु सिंह का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए यशपाल की कहानी विश्वास की बात। उन दिनों अल्मोड़ा में था। लाला बाजार की लोहे के शेर वाली सीढ़ियों से माल रोड पर उतरते समय सामने सूर्यास्त का दृश्य दिखाई दे रहा था। सूर्य की विदा लेती सिंदूरी किरणों में क्षितिज कांपता सा अस्थिर सा जान पड़ रहा था और नीलंगू पहाड़ियां बड़े बड़े अजगरों की भांति तंग जगह में दूसरों के नीचे दबने से बचने के लिए किलकिलाकर ऊपर चढ़ी आती सी जान पड़ती थी। गुलाबी झलक लिए आकाश के पट पर त्रिशूल की बर्फानी चोटियां ऐसी उभरी हुई थी कि आग की लपटों का चित्र बनाकर लगा दिया हो। बहुत दूर तक रंग की पिघली हुई आग की ये होली दिखाई दे रही थी। उस संध्या वकील साहब के यहाँ दावत थी। वकील साहब साथी थे, संभवतः इस आशंका में कि दूर हीरा डुंगरी में उनके मकान तक चलने से कतरा कर मैं दावत की बात भूल ही न जाऊं। अल्मोड़ियों को अपने नगर और पहाड़ के प्राकृतिक सौंदर्य का उतना ही गर्व है जितना किसी युवती को अपने रूप का हो सकता है। अल्मोड़ा की शोभा के प्रति दूसरों का आदर देखकर उन्हें संतोष होता है। अल्मोड़ा के इस स्वाभाविक सौंदर्य वैभव की तुलना में मैंने नैनीताल की चर्चा छेड़ी। गड्ढे में छिपी झील को सूर्यास्त से कोई सरोकार नहीं। बिजली की तेज रोशनी में रसिक की कल्पना और आवश्यकता के अनुरूप मेकअप से मोहक और सुंदर बनी हुई सौंदर्य व्यवसायिनी निशाचरी के समान है। अपने गर्व को छिपाने की शालीनता में वकील साहब ने आत्मलोचना की विनय से कहा, पर एक बात बुरी है अल्मोड़ा में, सवारी यहाँ किसी भी तरह की नहीं मिल सकती। नैनीताल मसूरी में मोटर तांगा न सही, रिक्शा घोड़ा और डांडी तो हर समय मिल सकते हैं? मैंने वकील साहब की बात का विरोध किया। यही तो अल्मोड़ा की खूबी है कि सवारियों के लिए काफी पैसा खर्च न कर सकने की अपनी आर्थिक क्षुद्रता यहाँ खलती नहीं। बात वकील साहब को जची और समर्थन में बोले, इससे बड़ी बात यह है कि राह चलतों में समता का एक भाव स्वयं ही बन जाता है। जब दावत के बाद रात 10:30 बजे के अंधेरे में हीरा डुंगरी से देवदार तक पैदल जाने की विवशता की स्थिति आई तो अल्मोड़ा में सवारियों के अभाव की खूबी खल गई। परंतु इस खूबी को तो सराहा जा चुका था, अब क्या कहता। मन ही मन सोचा, परिस्थितियां और आवश्यकताएं मनुष्य के विचार किस प्रकार बदल देती है। मनुष्य के विचार परिस्थितियों से स्वतंत्र नहीं हो सकते। वकील साहब अंधेरे और विषम मार्ग का ख्याल कर बिजली की बत्ती का प्रकाश रास्ते पर डालते हुए साथ साथ चल रहे थे। उनकी इस सजनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनके हाथ में थमी बिजली की बत्ती की ही सराहना की। विज्ञान ने जहां संसार का रूप बदल देने वाले बड़े बड़े साधन बनाए हैं, वहां वैज्ञानिक विकास के परिणाम में बनी छोटी मोटी चीजों का महत्व तो हमारे जीवन में कम नहीं। देखिए, इस समय ये टार्च न होती तो दिया या मशाल लेकर इस रास्ते पर चलना क्या आसान होता। अभ्यास की बात है। वकील साहब ने स्वर को स्पष्ट करने के लिए मुंह में भर गई पान की पीक निगल कर कहा, यहाँ के लोग अंधेरे में धड़धड़ाते हुए चले जाते हैं, परंतु अंधेरे में उबड़ खाबड़ राह पर ठोकर लग जाने की आशंका तो बहुत रहती होगी। ठोकर नहीं लगती, पांव सध जाते हैं। पान के रस से ढीले स्वर में वकील साहब बोले, इस इलाके में डर रहता है, अक्सर सांप का। डुंगरी के आस-पास सांप काफी निकलते हैं। लोगों का ख्याल है कि ऊंची और ठंडी जगह में सांप अक्सर नहीं होता, लेकिन जाने क्या कारण है, यहां तो बहुत है। अब निश्चय न कर पाया
कि सांपों की उपस्थिति और अधिकता भी वकील साहब के लिए गर्व का कारण है, या इसके लिए संवेदना प्रकट करना उचित होगा? बात चालू रखने के लिए उत्तर दिया, ऊंची जगह में सांप नहीं होता है। हीरा डोंगरी की समुद्र तल से ऊंचाई 5000 फुट से अधिक न होगी। मैंने प्रश्नात्मक दृष्टि से वकील साहब की ओर देखा और समर्थन में हुंकार पाकर बोला, मैंने समुद्र तल से 10-11 हजार फुट की ऊंचाई पर नारकंडा के समीप हाटू के टिब्बे की पगडंडी पर सन 1946 में ताजा मरा हुआ सांप देखा था। सांप वहां होता होगा तभी किसी ने मारा होगा। मरा हुआ सांप मैदान में भला वहां कोई क्यों ले गया होगा? किस किस्म का सांप था? वकील साहब की आंखें अंधेरे में खूब फैल गई। उनके स्वर से भी मालूम हुआ कि इस विषय में उन्हें उत्सुकता और अधिकार भी है। सर्फ विदा का कुछ भी ज्ञान न होने के कारण सतर्कता से उत्तर दिया, मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानता। वो सांप प्रायः हाथ भर लंबा होगा, रंग भूरा चमकीला था और पीठ पर काले काले धब्बे थे। कुछ पल पान के रसास्वादन में या सर्प विधा के विवेचन में मौन रहकर वकील साहब ने मत प्रकट किया, शायद छोटा क्रेटर होगा, लेकिन यहाँ तो खासी लंबाई के विशैले क्रेटर और बड़े बड़े कोबरे फनिहर बहुत होते हैं। महाभारत में जिस नाग देश का वर्णन है वो इलाका भी यहाँ से दूर नहीं है, और मुझे तो यहाँ सांपों से कुछ क्या काफी संपर्क पड़ता रहता है। उस अंधेरे और बीहड़ रास्ते पर सांपों की चर्चा उत्साहवर्धक न थी, परंतु वकील साहब की बात में अरुचि प्रकट करना, वो भी जब वे अंधेरे में राह दिखाते चले आ रहे थे, अशिष्टता होती। सतर्कता से हुंकार भरता रहा था और वकील साहब इसे प्रस्तुत प्रसंग में मेरी रुचि का प्रमाण समझकर कहते गए, मेरी अपेक्षा मेरी वाइफ का सांपों से निकटता और नक्षत्र योग अधिक जान पड़ता है। 4 साल पहले हम थपलिया मोहल्ले में रहते थे। एक सांझ अंधेरा घना नहीं हुआ था। वाइफ आंगन की सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल में जा रही थी। दूसरी सीढ़ी पर उनका पांव पड़ा ही था कि उन्हें चप्पल के नीचे कोई चीज हिलती सी अनुभव हुई। डरकर पांव हटा लेने के बजाय उन्होंने शरीर का पूरा बोझ उसी पांव पर डाल दिया और नौकर को बत्ती लाने के लिए पुकारा। नौकर जब बत्ती लेकर आया तब तक उस पांव पर वैसे ही जोर दिए रहे, बल्कि रेतीले पत्थर की सीढ़ी पर उन्होंने चप्पल को खूब मसल दिया। रोशनी आने पर देखा कि चप्पल के नीचे एक छोटा सा सांप। भाग्य की बात है कि सांप कुंडली मारे बैठा था। उसका मुंह और अधिकांश शरीर कुंडली में लिपटा होने के कारण चप्पल के नीचे आ गया। पूंछ का केवल 5-6 उंगल भाग चप्पल के बाहर छटपटा रहा था। वाइफ डर तो बहुत गई, परंतु चिल्लाकर उछल नहीं पड़ी। पांव पर और अधिक बोझ डाल उन्होंने सांप को खूब कुचल दिया, तभी पांव उठाया। पुकार सुनकर मैं आया और देखा हाथ भर से भी छोटा विशैला क्रेटर कुचला पड़ा है। धूसर भूरा सा रंग और पीठ पर काले धब्बे। मिट्टी का सा भूरा रंग होने से तो ऐसे सांप का अंधेरे में दिखाई देना भी कठिन है, इसलिए सतर्कता से भी कुछ लाभ नहीं। मैंने कहा। प्रसंग बदलने की मेरी इच्छा की ओर ध्यान न देकर वकील साहब ने आश्वासन दिया, उसकी चाल और चमक से तो मालूम हो जाता है। रात में कई बार सांप मिले हैं और मैं उन्हें मार चुका हूं। अच्छा, आपने कभी हरे रंग का सांप देखा है? वकील साहब ने मेरी ओर देखा। विषम मार्ग पर नजर गड़ाए ही मैंने उत्तर दिया, नहीं तो। वकील साहब 2 वर्ष पूर्व की एक घटना सुनाने लगे। दोपहर के समय बहुत भारी बरसात होने से आंगन में इतना पानी भर गया था कि घर से पानी बाहर बहाने वाली नालियों से पानी भीतर आने लगा। रसोई में भी पानी आ रहा था। वाइफ रसोई का काम समाप्त कर चुकी थी और स्वयं चौके में जल्दी जल्दी भात खा रही थी।
भात कच्ची रसोई होने के कारण चौके से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। कुछ ऊंचे बने पक्के चौके के नीचे 1 मुठ ऊंचाई तक पानी भर गया था। नौकर भी चौके के बाहर एक अटाली पर भात खा रहा था। हम लोग साथ के कमरे में भीगती हुई चीजें संभाल रहे थे। सांप सांप, रसोई से नौकर की पुकार सुनाई दी। हम लोग लाठियां लेकर तुरंत पहुंचे। नौकर चबूतरे पर और पत्नी चौके में पटरे पर घबराई हुई सिमटी बैठी थी। हम लोग के पूछने पर पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने तो नहीं देखा। नौकर ने उत्तर दिया, हरे रंग का बहुत बड़ा सांप रसोई की नाली से आया है, अब बहू जी के पटरे के नीचे गया, फिर निकलते नहीं देखा। पत्नी घबराकर पटरे से कूद चौके से बाहर हो गई। नौकर भी बाहर कूद आया। लाठियां संभाल सतर्क हो एक बांस से चौके में पड़ा पटरा उलट दिया गया। सचमुच एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा था। पटरा उलटते ही और लाठियां ऊपर उठते उठते सांप तेजी से रसोई में भरे पानी में तैरता हुआ नाली की ओर भाग चला। तैरते हुए सांप पर लाठी का वार करना व्यर्थ था। चोट पूरी न पड़ती और वो उलटकर वार करता। हम लोगों को देखते देखते सांप भाग गया। रसोई के बाहर तो उसे खोजा ही क्या जा सकता था। सांप का रंग पक्की घास की तरह बिल्कुल हरा था। हरे रंग के सांप वहां काफी होते हैं। मेरे निरंतर हुंकार भरते रहने से सर्फ विधा में मेरी जिज्ञासा अनुमान कर वकील साहब बोले, इससे बढ़कर अद्भुत एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। आपने ख्याल किया होगा, जिस कमरे में हम लोग बैठे थे उसके बरामदे के नीचे खुली जगह है। बरसात बीत जाने पर वहां बैडमिंटन का कोर्ट बना लेते हैं। उसके बाईं ओर नीची सी जगह में सील रहने के कारण फूलों के बीज फेंक देने से फूलों की झाड़ियां खूब पनप आती है। पिछले वर्ष अप्रैल के शुरू में एक साँझ बच्चे कोर्ट में खेल रहे थे कि किसी ने चिल्लाया, सांप सांप। मैं कमरे में बैठा मुवक्किलों से बातें कर रहा था। चिल्लाहट सुनकर उठा ही था कि लड़की ने आकर कहा, पिताजी सांप लड़ रहे हैं। मैंने बाहर जाकर देखा, बैडमिंटन के कोर्ट की बाईं ओर फूलों से भरी क्यारी में 2 काले फनिहर कोबरे सांप खड़े थे। सांप धरती से 1.5 हाथ ऊंचाई तक लिपटे हुए सामने थे। सांपों के ऊपर का भाग 2 टहनियों की तरह अलग अलग और फन एक दूसरे के सामने थे। सांप झूम झूम कर लचक लचक कर अपने फन पल भर के लिए मिला लेते, जैसे चूम रहे हो, और फिर अलग हो एक दूसरे से आंखें मिलाए लहराने और लचकाने लगते। दोनों हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे बीन के सर पर मुग्ध सांप झूमता है। अंग भंगी और लोच के उस सौंदर्य की बराबरी कोई भी नृत्य नहीं कर सकता। उसका पूरा बखान भी संभव नहीं। आप उसे काल्पनिक सौंदर्य कह सकते हैं। सब लोग देखकर स्तब्ध थे और दोनों सांप अपने में भूले हुए। उन्होंने कई बार एक दूसरे को चूमा। आपने देखा होगा, सांप बहुत सतर्क होता है, जरा सा खटके और आहट से भाग जाता है। परंतु वे सांप काम कीड़ा में इतने आत्मविस्मृत थे कि भीड़ की उपस्थिति और शोर से भी बेखबर। अब समस्या थी कि इन्हें मारा कैसे जाए। सांप को मारने का कायदा है कि चोट फन पर पड़े और सिर कुचल दिया जाए। सांप का सिर धरती पर रहने से उस पर चोट कर उसे कुचला जा सकता है। इन दोनों के सिर ऊंचे हवा में उठे हुए थे, फिर एक नहीं 2। अगर एक बार में एक का सिर टूट भी जाता तो दूसरा अवश्य हमला करता। आप जानते हैं, सांप बदला लेने के लिए मशहूर है, मीलों पीछा करता है। महाभारत में परीक्षित और तक्षक की कहानी है ही। और फिर इस भोगातुर जोड़े में से जो भी एक बच जाता, वो कितनी बुरी तरह पीछा करता, जरा सोचिए। हमने सोचा, जिस समय सांपों के फन जुड़े हुए हो, 3-4 लाठियों से एक साथ वार करके उनके फन तोड़ दिए जाए। उनके फन मिलने पर 1, 2, 3 करके लाठियां चलाने को उद्धत होते कि उनके फन अलग होकर लहराने लगते। कोई बोल उठा,
भोगातुर, सांपों को मारना बहुत भारी अपराध है। सांप मर जाने पर भी प्रेत बनकर इसका बदला लेगा। इस बात से लोगों का साहस टूट गया। लोग कहने लगे, जाने दो, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं, भगवान के जीव हैं। परंतु अपने आंगन में कोबरा सांपों के बच्चे देने की उपेक्षा करना मेरे लिए संभव न था। सांपनी एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, पर अब कठिनाई ये थी कि सांपों पर लाठी चलाने के लिए कोई तैयार न हो रहा था। उससे कुछ ही दिन पहले घटना हो चुकी थी। एक दिन रानी खेत से इधर मझखाली के पास एक ड्राइवर लारी लिए चला आ रहा था। उसने सड़क को काटकर कोबरा सांपों के जोड़े को भोग करते देखा। ड्राइवर ने लारी रोक दी और सड़क तंग होने के कारण बैक करने मतलब पीछे हट रहा था कि चौड़ी जगह देखकर लारी का मुंह घुमा ले। उसके पीछे से एक और लारी आ गई। इस लारी के ड्राइवर का नाम था जमुना सिंह। जमुना सिंह ने पहले ड्राइवर से लारी लौटने का कारण पूछा। उत्तर सुनकर जमुना सिंह ने हंसकर कहा, सांपों का जोड़ा तेरा क्या कर लेता है? गाड़ी का अगला पहिया उनके सिर पर से गुजार दिया होता, डरपोक कहीं का। पहली लारी के ड्राइवर बच्ची राम ने दोनों कान छू कर उत्तर दिया, ना भाई ना तो मैं ये पाप सिर लूं और ना नाग देवता से लड़ने की हिम्मत मुझ में है। अरे ऐसी तैसी तेरे नाग देवता की, जमुना सिंह ने उत्तर दिया और अपनी लारी आगे बढ़ाकर चल दिया। सांपों का जोड़ा अब भी उसी तरह सड़क को रोके था। जमुना सिंह ने लारी को सड़क के बाएं करके पहिया सांपों के सिर पर से गुजार दिया। दोनों सांपों के सिर और पेट बुरी तरह कुचल गए। सांप मोटे रस्सों की तरह उलझे हुए सड़क पर उछल उछल कर छटपटाते रहे। जमुना सिंह रुका भी नहीं, हंसता हुआ और सांपों को गाली देकर साथ के लोगों को सुनाकर चला गया। क्या लोग हैं, कीड़ों से डरते हैं। जमुना सिंह अल्मोड़ा पहुंचते पहुंचते कुछ सुस्त और उदास हो गया। टोल बार पर आकर उसने पर्ची के लिए गाड़ी रोकी। पर्ची की प्रतीक्षा में खड़ा खड़ा क्लीनर से बोला, भाई बुरा किया, सांप अपना क्या ले रहे थे, खैर हो गया, आज नहीं तो साले कल लोगों को काटते और बच्चे देते तो सैकड़ों सांप और बढ़ते और मुसीबत होती। जमुना सिंह 3 मील और चलकर अल्मोड़ा पहुंचते पहुंचते बहुत उदास हो गया। गाड़ी अड्डे पर खड़ी कर जिस ड्राइवर से मिलता सांपों को कुचल डालने की बात कर खेद प्रकट करने लगता। उसके मन की खिन्नता बढ़ती गई, पर लौटते समय वो उदासी दूर करने के लिए ठेके की दुकान से शराब का अद्धा लेता गया। जमुना सिंह ने शराब पी ली और लेट गया। आधी रात के करीब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप सांप, मारो सांप। पड़ोस के लोगों ने आकर देखा कि उसे खूब तेज बुखार चढ़ा हुआ था। लोगों ने समझा नशे में या दिल पर बोझ आ जाने से डर गया है। उसे जगाकर होश में लाने का यत्न किया, परंतु वो होश में न आ सका। सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। वकील साहब बोले, ठाकुर मता सिंह ने जमुना सिंह का यह किस्सा कह सुनाया तो भला कौन आदमी सांपों पर लाठी चलाने में मेरा साथ देता, बताइए। सांपों का जोड़ा अब भी निर्भय और निशंक अपनी प्रणय लीला का नृत्य कर रहा था। सब लोग विस्मय और आतंक से उस भय मिश्रित सौंदर्य को देख रहे थे। उस संकट में सूझा कोई हिंदू तो इस समय साथ देगा नहीं। अपने छोटे भाई को भेजा कि तुरंत जाकर अपने मित्र और पड़ोसी गिलबर्ट को सब बात समझाकर बंदूक और छर्रा लेकर आने के लिए कहे। गिलबर्ट हिंदुस्तानी ईसाई है, शिकार का बहुत शौकीन, निशाना भी अच्छा है, परंतु उसने आने में काफी देर कर दी। मेरे प्राण सूख रहे थे कि यदि सांप चौंक कर घास में जा छिपे या किसी बिल में जा घुसे तो सदा के लिए आशंका हो जाएगी। गिलबर्ट को पहुंचने में काफी समय लगा, परंतु सांप भी अपने में मस्त, सब कुछ भूले हुए निशंक थे। वैसे ही धरती से 1.5 हाथ ऊपर उठे, हवा में लहराते हुए कभी आलिंगन में लिपट जाते तो कभी अलग होते, चूमते और फिर अलग हो जाते।
गिलबर्ट ने अपनी दुनाली में 12 नंबर के छर्रे के 2 कारतूस भरे और सांपों के मुंह मिलाने पर निशाना साधा। गिलबर्ट निशाना ले ही पाया था कि सांपों के फन अलग हो गए और वे एक दूसरे से आंख मिलाए आमने सामने लहराने लगे। गिलबर्ट दम रोके सांपों के मुंह पर निशाना साधने की इंतजार कर रहा था। सांपों के मुंह फिर मिलने की प्रतीक्षा में बंदूक को साधे रहा। ज्यों ही सांपों के मुंह फिर मिले, पल भर निशाने का निश्चय कर गिलबर्ट ने लगभग एक साथ दोनों ही घोड़े दबा दिए। दोनों सांपों के सिर प्रायः पालिश्त भर उड़ गए। 2 ईंटती बल खाती नालियों से लहू के फुव्वारे उड़ने लगे। दोनों सांप आपस में उलझते उलझते छटपटाते रहे। इन सांपों को पूंछ से उठाया गया तो हाथ सिर से ऊपर तक ले जाकर लटकाने से भी उनकी टूटी हुई गर्दनें घास को छू रही थी। दोनों सांप 8-8, 9-9 फुट से कम न थे। वकील साहब ने इस विस्मयजनक घटना का प्रभाव मुझ पर देखने के लिए मेरी आंखों में देखा। सांपों की लंबाई के प्रति विस्मय प्रकट करने की अपेक्षा मुझे दूसरी ही उत्सुकता थी। पूछा, गिलबर्ट का क्या हुआ? वो भी नाग देवता के विलास में विघ्न डालने के अपराध में छटपटाकर मर गया या नहीं? वकील साहब ने दूसरा हाथ हिलाकर मुख में पान की शेष लीजी थूकते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। अरे होता क्या? वे लोग तो ये सब कुछ मानते नहीं, उसे क्यों कुछ होता? ये तो विश्वास की बात है, विश्वास में बड़ी ताकत है, आप जानते ही हैं। तो फिर आदमी ऐसे आत्मनाशी मिथ्या विश्वास में फंसे ही क्यों? मैंने प्रश्न किया। वकील साहब सांपों की एक और बात सुनाना चाहते थे, परंतु मैं बार बार मिथ्या विश्वास से आत्महत्या की बात कर रहा था, इसलिए बात जमी नहीं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे यशपाल की कहानी विश्वास की बात। कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे सुधांशु सिंह को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।